आज हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुई 3 मैच की ओडीआई सीरीज के बारे में, जो कि हम लोग ऑब्वियसली हार गए हैं। दर्द हुआ है और यही दर्द आप लोग के सामने शेयर करेंगे और बात करेंगे कि क्या बिगेस्ट रीजन रहे इंडिया के ये सीरीज हारने के, और पिछले कुछ समय पे भी कि इंडिया के ओडीआई सीरीज अच्छे नहीं रहे हैं। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते जरूर हैं, लेकिन हम लोग लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे हैं 2-1 से। वो भी सीरीज 2-1 से थी और वो तो हम लोग 2-0 से पीछे चल रहे थे। सीरीज पहले ही हार गए थे पहले 2 मैच में। एक लास्ट मैच हम लोग जीत करके आए हैं, तब जाकर के 2-1 हुआ है। तो बात करते हैं इसके बारे में। और ये न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम से हम लोग हारे हैं जिस टीम में 8 ऐसे प्लेयर आए थे इस बार न्यूजीलैंड की टीम में, जो कि इंडिया पहली बार खेलने आए हैं। 2 तो डेब्यूटेंट थे, हमसे शायद 3 भी होंगे, मुझे जहाँ तक याद है 2 याद आ रहा है। तो ऐसे, और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है न्यूजीलैंड की टीम को, बट आप उस चीज़ को समझोगे तो ना कि 8 प्लेयर ऐसे हैं जो इस कंट्री में पहली बार खेलने आए। 2 डेब्यूटेंट थे और आपकी तो वेल एस्टेब्लिश टीम है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके आए हो, ओडीआई फॉर्मेट वाला, यानी आईसीसी की एक ट्रॉफी जीत करके आ रहे हो, अपने घर पे खेल रहे हो। और बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नए, मतलब कि हम लोग ऐसे प्लेयर को रेस्ट कर रहे थे। एक हार्दिक पांड्या और एक बुमराह, ये 2 प्लेयर को छोड़ दो तो लगभग हमारी टीम यही है। मतलब आगे भी हम लोग जो खेलने वाले हैं वो इसी टीम के साथ खेलने वाले हैं ओडीआई, और जो पीछे भी खेल रहे थे यही टीम के साथ खेल रहे थे। 1-2 चेंजेस है बस। और क्या पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज के, उसके बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली। और मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि घंटों बैठ करके क्रिकेट दिखता है, टेस्ट हो, ओडीआई, T20। और अब मैं कोशिश करूँगा हर मैच के बारे में एक प्रीव्यू नहीं तो हर मैच के बारे में उसके जो रिव्यू हो उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले उन 2 मैच के भी रिकैप कर लेते हैं। पहला मैच हम लोग जीते जरूर हैं, जो कि हम लोग पहला मैच जीत करके ज़्यादातर चांसेस रहते हैं 3 मैच के, जो पहला जीत गया वो 1-2 में से 1 तो जीत ही जाएगा और सीरीज जीत जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और वो भी मैच में हम लोग मर के जीते हैं। उस मैच में हर्षित राणा ने लास्ट में आकर के एक मतलब कैमियो 29 रन का तेज खेलना था, क्योंकि अभी उस समय केएल राहुल के बल्ले से अच्छे से रन नहीं आ रहे थे। वो लास्ट में 2 छक्के मार के जिता दिए जरूर, लेकिन केएल राहुल स्लो खेल रहे थे। वहाँ पे आकर हर्षित राणा ने 29 रन की पारी खेली थी, विकेट भी लिया था उस मैच में, और वो मैच हम लोग जीत गए थे। तो वो मैच भी हम लोग एक तरह से मतलब कहीं भी जा सकता था। वो अगर हर्षित राणा का 29 रन का पारी नहीं आता, हो सकता है इंडिया जीत जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हेल्प किया हम लोग को जीतने के लिए। सेकेंड मैच हम लोग हारे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हारे, मैं कहूँगा। और क्या कारण रहा है, आप लोग अगर देखो, फर्स्ट मैच में भी हम लोग मिडिल ओवर में विकेट नहीं लिए हैं। सेकंड मैच में भी वो पार्टनरशिप पे जो हम लोग 238 समथिंग चेज कर रहा था न्यूजीलैंड, उसमें 2 विकेट गिरा है स्टार्टिंग में, मुझे जहाँ तक याद है 12वें ओवर में 50 रन से नीचे के अंदर दूसरी विकेट गिर गई है, और वहाँ से फिर शायद 1 विकेट और ओवरऑल गिरता है। यानी टोटल न्यूजीलैंड की 3 विकेट, जिसमें कि 2 विकेट अर्ली विकेट मिले थे, उसके बाद मिडिल ओवर में बिल्कुल विकेट नहीं मिलता है। डेरिल मिचेल आते हैं, शतक बनाते हैं और चले जाते हैं। सेकेंड ही मैच में बनाया था ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो 2 मैच की कहानी ये रही है कि मिडिल ओवर में विकेट नहीं है। थर्ड मैच में क्या होता है, इंडिया को चेज करने का मौका मिलता है। इस बार टॉस जीतते हैं हम लोग, चेज करने के लिए बॉलिंग ले लेते हैं पहले। वहां पे भी हम लोग 3 विकेट अर्ली विकेट लेते हैं। 10 ओवर के बाद शायद मिला है, लेकिन 3 विकेट अर्ली विकेट लेते हैं। और वहां के बाद जो पार्टनरशिप होती है, मैं तो देख रहा था मैच बीच में नीतीश कुमार रेड्डी से करवा रहे थे, और मुझे लगा ठीक ही है, क्योंकि विकेट मिले ना मिले, सीरीज का परिणाम जो भी हो, नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग चाहिए थी, क्योंकि आप उन्हें जिस नंबर पे खिला रहे हो, एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हो। अगर बॉलिंग नहीं करवाते हो, सीरीज का आउटकम जो भी है, लेकिन वहां पे आपको करवाना जरूरी था। लेकिन हम लोग उस समय विकेट के बारे में नहीं सोच रहे थे। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग करवा रहे हो, एक साइड आपको प्रॉपर कुलदीप यादव से, मुझे जहां तक याद है लगभग 20वें ओवर के आसपास आकर के कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए थे। जडेजा को बॉलिंग नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा था। तो जहां पे आप लोग को सोचने की जरूरत है, पूरा मिडिल ओवर आप मतलब विकेट ले जाना, और आपके पास कुलदीप यादव के रहने के बावजूद कुलदीप यादव मिडिल ओवर में विकेट लेते हैं। आपको वो अटैकिंग ऑप्शन चूज करना होगा, आपको खुद चूज करना होगा ना। कैप्टन सुमन गिल है, खुद आपको लगाना होगा बॉलिंग में। लेकिन डेरिल मिचेल का क्योंकि खौफ था, और डेरिल मिचेल भाई क्या ही गजब खेल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पे हम लोग विकेट नहीं लेते, और बनते लास्ट में विकेट आती है, लेकिन 340 के करीब चला जाता है स्कोर, 338 337 समथिंग, जो कि ऑब्वियसली चेज होने लायक था। बैटिंग पिच थे, ऐसा नहीं कि 340 चेज नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर से हम लोग, रोहित शर्मा लगातार 3 मैच में हवा में मार के आउट हुए हैं। फिर भी कह सकते हो उनको छूट दिया जा सकता है कि सिर्फ ओडीआई भी खेल रहे हैं और इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन सुमन गिल
लगते हैं कि टच में दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा पारी नहीं आ रहा है। मतलब ये 40-50 रनों की पारी से बिल्कुल आप टीम को हेल्प नहीं करने वाले, और वो भी तब जब आप ओपनर हो, कैप्टन हो और 340 चेज कर रहे हो, लगभग 350 रन चेज कर रहे हो, तो 40-50 रन वो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से आप एक्सपेक्ट नहीं, मतलब वो हेल्प नहीं करने वाला है। वो 1-2 मैच में चल जाएगा, क्योंकि आपको मतलब वो ओहदा मिला है, मतलब आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल के रहते हुए भी आपको कैप्टन बनाया गया टीम का, तो आप में कुछ वो देखा गया है, तभी आपको बनाया गया है। तो आप 40-50 रन की पारी में, और हर मैच में आप अच्छे दिखते हो, लेकिन आउट हो जाते हो। उसके बाद अंदर आने वाली बॉल जब भी आती है, सुमन गिल आउट होते हैं। उसके बाद पारी संभालते हैं विराट कोहली। केएल राहुल पे ज़्यादा क्रिटिकल हम लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच में, एक जो फर्स्ट मैच हम लोग ने बोला कि मर के जीते, वहाँ पे केएल राहुल ने ही लास्ट तक रह करके जिताए हैं। हालांकि वो हर्षित राणा का अच्छा कैमियो था, लेकिन एंड तक केएल राहुल रहते हैं। और सेकंड मैच में तो खूबसूरत सा 100 भी आया केएल राहुल का, वहाँ पे आया। यहाँ पे वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में, मैं केएल राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि केएल राहुल भी 2019 वर्ल्ड कप से मैं उनको आंकना चाहूँगा। हालांकि हाँ, 2019 वर्ल्ड कप से आप खेल रहे हो, फाइनल वगैरह, आईसीसी वगैरह खेल रहे हो, मतलब उसके पहले से खेल रहे हो, बहुत पहले से खेल रहे हैं। मतलब मैं उनको मतलब जवाबदेही अगर उनको मानूंगा केएल राहुल को, तो 19 वर्ल्ड कप से, क्योंकि उस समय तक वो सीनियर मोस्ट प्लेयर बन गए थे, मतलब सीनियर प्लेयर में आने लगे थे। जब भी टीम लड़खड़ाती है, ऐसे सिचुएशन में डिसाइडर होता है, तो केएल राहुल या तो बहुत ज़्यादा सेल में चले जाते हैं या फिर आउट हो जाते हैं। 19 वर्ल्ड कप में आउट हो गए। ये जो हम लोग घर पे वर्ल्ड कप खेले थे, आईसीसी का लास्ट वर्ल्ड कप, वहाँ पे खेले, लेकिन इतना स्लो खेल के इतना सेल में चले जाते हैं कि फिर वो स्कोर का कोई मायने ही नहीं रहता, वो फिर चेंज हो जाता है इजीली। तो ये केएल राहुल को एक थोड़ा सा देखनी चाहिए, लेकिन हम लोग केएल राहुल पे बिल्कुल क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, नाम बहुत हो रहे हैं आईपीएल के बाद, जो आपने 2 बार फाइनल पहुंचाया है टीम को, लेकिन उस तरह के काम नहीं दिख रहे हैं 40-50 रनों की पारी से यहाँ पर सच में। और श्रेयस अय्यर भी टॉप 4 में बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। वो रन्स नहीं आ रहे हैं, और जिस तरह से रन्स आने चाहिए श्रेयस अय्यर से, श्रेयस अय्यर का जितना नाम हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखो, तो श्रेयस अय्यर के लिए मतलब ऐसे है कि इनको टीम में होना चाहिए। T20 टेस्ट हर जगह इनकी डिमांड होती है, इनके फैंस बढ़ रहे हैं, और जिस तरह का इनका हाइप है, उस तरह से लगभग मैच में जिस तरह से विराट कोहली रन अभी बना रहे हैं ना, उस तरह से श्रेयस अय्यर को रन बनाना चाहिए। लगभग हर 2-3 मैच में 100 होना चाहिए, लेकिन वो श्रेयस अय्यर से दिख नहीं रहा है। मुझे लास्ट 100 वो वर्ल्ड कप वाला ही याद आ रहा है, और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में। लेकिन वहाँ पे श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं, केएल राहुल आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल, मैं बोल रहा हूँ जडेजा, रविंद्र जडेजा। मैं तीनों मैच के बारे में नहीं बात किया रविंद्र जडेजा के बारे में, लेकिन तीनों मैच में मिडिल ओवर में मैंने बोला ना, कुलदीप यादव से चलो एक सीरीज खराब गया, लेकिन रविंद्र जडेजा क्या कर रहे हैं मिडिल ओवर में, बहुत टाइम से बहुत अच्छे से विकेट नहीं लिए। 1-2 विकेट मिल गया होगा अलग बात है, लेकिन विकेट नहीं ले रहा, और सबसे बड़ी बात रन भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट मिल रहा है मौका उनको, और वहाँ पे वो रन नहीं बना रहे हैं, और ये टीम को इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या बिगेस्ट रीजन हो सकते हैं इंडिया के ये सीरीज हारने का। मेरे लिए सबसे बड़ा और बिगेस्ट रीजन आप जो कह सकते हो इस सीरीज को हारने का, तो पहला एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो रविंद्र जडेजा का फॉर्म में नहीं दिखा। ना तो मिडिल ओवर में विकेट ले रहे हैं जिस तरह से लेना चाहिए, इनफैक्ट लिया ही नहीं इस मैच में। तो 1-2 मैच में मुझे जहाँ तक याद है, सेकंड या फर्स्ट मैच में रन भी अच्छे खासे पड़ रहे थे, और रन नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे सोचना, और क्योंकि कंसिस्टेंट मिल रहा है, उस नंबर पे आपको मौका नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी से आपको पहले बैटिंग मिलता है, तो वो रन भी नहीं बना पा रहे हो। बॉलिंग में भी उस तरह से नहीं मिल रहा, आपको अटैक किया जा रहा है, और अटैक किया जा रहा है तो विकेट भी नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर हो 3 का 3 मैच खेले और फिर इस तरह का परफॉर्मेंस रहो, तो आपको सीरीज में एक बड़ा, किसी को अगर निकालना हो कि हाँ, वैसे कोई हेट नहीं है, मैं रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मेरे वन ऑफ द फैब प्लेयर में आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा, जो कि इस सीरीज में नहीं है। और पिछले कुछ सीरीज में भी अगर देखोगे तो रविंद्र जडेजा का उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक बिगेस्ट मुझे यहाँ पे ये लगा। नीतीश कुमार रेड्डी आकर के अच्छी बैटिंग करते हैं, स्लो में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब हिट लगना स्टार्ट होती है तो 50-60 रन लगाते हैं। उन पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते थे बैटिंग को, क्योंकि जानते थे इसके बाद सीधे हर्षित राणा उनके बाद आने वाले थे। तो है तो बॉलिंग ऑलराउंडर ही ना, बैटिंग करके दे रहे हैं, और इस मैच में उनकी हाईएस्ट कैरियर बेस्ट स्कोर आई है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को वहाँ पे और थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए था। अगर आप इस जगह को मतलब मुहर लगाना चाहते हैं इस जगह पे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, तो आपको एक लंबा पारी खेलना चाहिए। फिर भी 60 रनों की पारी थी, जो कि अच्छी पारी थी, वो हेल्प किया थोड़ा और आगे जाने के लिए। और फिर हर्षित राणा आते हैं,
शुरू में सिंगल्स निकालना मुश्किल होता था, विराट कोहली को स्ट्राइक नहीं दे पा रहे थे, ऐसे सिचुएशन से आकर के फिर जो छक्के, 4 छक्के, बड़े बड़े छक्के लगाए और न्यूजीलैंड को प्रेशर में लाया। मैं देख रहा था 60-70 रन बच रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड बिल्कुल प्रेशर में थी क्योंकि पता था एक साइड कोहली खड़ा है और एक साइड हर्षित राणा 6 पे 6 लगा रहे थे। वो आउट हो जाते हैं, एक छक्के लगते हैं, एक डॉट होता है, फिर उसके बाद एक फुल टॉस पे आउट होते हैं। वहाँ पे लगा मैच थोड़ा सा फिसल सा गया, लेकिन फिर भी उम्मीद था विराट कोहली फिर से हिटिंग 2 चौके लगाते हैं, उसके बाद उसी ओवर में एक छक्का लगाने के चक्कर में आउट जाता है। और विराट कोहली को तो खैर कुछ बोल नहीं सकते, एक क्या गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। एक बीच में डिप भी आया था ना, तो मुझे तो वो डिप नहीं लगा, मुझे वो फॉर्म में गिरावट नहीं लग रहा था, लेकिन वो डिप भी आया था। तो अब जो फॉर्म आया है वो ये 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं गिराना इस फॉर्म को। तो विराट कोहली ट्राई करते हैं, लगभग 124-25 रनों की पारी खेलते हैं, लेकिन टीम शॉर्ट ऑफ रन्स हो जाती है, कुछ रनों से हम लोग हार जाते हैं 43 रन से। लेकिन मैंने इतने एनालिसिस में बात किया कि रविंद्र जडेजा मुझे सबसे बड़े ये लगे कि क्योंकि वो पिछले कुछ सीरीज में भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा। और दूसरा मुझे ये रीज़न लग सकता है कुलदीप यादव आपके मेन विकेट टेकर रहे हैं मिडिल ओवर्स में और अच्छे अच्छे बैट्समैन को फंसाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेरिल मिचेल उनको अटैक करते हैं और अटैक अच्छे से करते हैं, मतलब प्रेशर मिलाते हैं, इकोनॉमी भी हाई रहता है कुलदीप यादव का वहाँ पे और विकेट भी नहीं लेते हैं, इनफैक्ट बॉलिंग से भी हटा दिया जाता है उनको। तो ये मुझे लगता है सेकंड रीज़न रहा कि बहुत ज़्यादा कुलदीप यादव भी क्रिटिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि मिडिल ओवर में हमेशा सीरीज है, लेकिन ये पूरी सीरीज में उनका उस तरह परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और ये आपको ये भी दिखाता है कि जब कुलदीप यादव मिडिल ओवर में विकेट नहीं लेते हैं तो आपका स्कोर ज़्यादा और सीरीज मैचेस भी आप हारते हो। तो कुलदीप यादव का मिडिल ओवर में विकेट लेना कितना ज़्यादा जरूरी है आप लोग समझ ही सकते हो। तीसरा, रोहित शर्मा का रन नहीं आना ऊपर से ऑब्वियसली। चौथा अगर रीजन कर सकते हैं शुभमन गिल, जिस तरह का उनको ओहदा मिला हुआ, कैप्टन बनाया गया, उनसे उम्मीदें जीतते थे यार, उस तरह का स्कोर नहीं आ रहा है। समटाइम वो आउट ही हो जाते हैं और अगर कभी अच्छी दिख भी रहे होते हैं बैटिंग करते तो एक समय विकेट दे करके चले जाते हैं, अंदर वाली बॉल आती है तो वो चले जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि 4 से 5 जो बिगेस्ट रीजन्स हैं। सबसे पहले अगर ऊपर मैं फिर भी रेट करूँगा तो रविंद्र जडेजा। सेकंड मुझे लगता है कुलदीप यादव का उस तरह से फॉर्म में नहीं होना, पूरे 3 मैच में उनको अटैक किया गया और विकेट नहीं मिला। थर्ड, रोहित शर्मा का टॉप ऑर्डर से रन है। टॉप ऑर्डर से जब भी आप कोई सीरीज जीतना चाहते हो तो टॉप ऑर्डर से मतलब ओपनर से 100 तो आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो 70-80-90 रन भी पारी नहीं आई। हालांकि हिटिंग अच्छा करे रोहित शर्मा और उन पे बहुत ज़्यादा आप लोग ये नहीं हो सकते, वो कभी भी फाइनल में भी जाके चल सकते हैं। तो थर्ड मुझे ये लगा शुभमन गिल लगा, कैप्टन है, उन पे भरोसा ज़्यादा किया जा रहा है। वो एक ऐसे बैट्समैन है जो कि थ्रू आउट द इनिंग खेल सकते हैं, वो आउट हो जाते हैं 40-50 रन के स्कोर में, जो कि कहीं से भी टीम को हेल्प नहीं कर रहा है। बाकी अर्शदीप सिंह अच्छे विकेट लिए हैं, 3 मैच लिए हैं थर्ड मैच में, 3 विकेट लिए हैं थर्ड मैच में। मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं मिलता लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं मिडिल ऑफ द ओवर्स में, बट उनसे भी और ज़्यादा थोड़ी उम्मीदें थे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि इधर रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम लोग सीरीज हार रहे हैं और अभी घर पे आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ये 8वां उनका सीरीज था इंडिया में, जो कि 7 पहले आ चुके हैं और वो हार के गए। एक भी सीरीज इंडिया में वो जीते नहीं है और आज पहली बार वो हिस्ट्री बना करके गए हैं, वो इंडिया में आए हैं और सीरीज जीत करके जा रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड को, एक अच्छी टीम है, अच्छी टीम जीती है। लेकिन जिस तरह के डिविडेंड, मतलब जिस तरह के नहीं, मैं उनके स्किल्स पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि इतने सारे डिविडेंड के साथ आकर के इंडिया को हराना एक सीरीज बड़ी बात होती है और इंडिया के लिए ये सोचने की ज़रूरत है। गौतम गंभीर को भी सोचने की जरूरत है सिलेक्शन में बहुत, लेकिन सिलेक्शन में मुझे नहीं लगता बुमराह को और हार्दिक पांड्या को हर ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपका एम क्या है, ICC ट्रॉफी। तो हम लोग अभी और बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, अभी चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत के आ रहे हैं। बाकी इस वर्ल्ड कप का देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर बुमराह और हार्दिक पांड्या इसलिए बाहर हैं क्योंकि उनको रेस्ट दिया जा रहा है, उनको इंजरी से बचाने के लिए किया जा रहा है, तो वो ICC ट्रॉफी हम लोग को चाहिए। यानी आप लोगों को क्या लगता है इस सीरीज के बारे में, क्या रीजंस रहे हैं आप, या फिर मैंने जो रीजन दिया, क्या लगता है कि मेरे रीजंस कुछ ज़्यादा ही किसी प्लेयर्स को लेकर के हार्श में बोल दिया हूँ? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा ये सीरीज हारने का, आप लोग जरूर बताइए। और मैं अब कोशिश करूंगा हर मैच के, T20 स्टार्ट होने वाले न्यूजीलैंड के साथ, उसके बारे में बात करूंगा। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उस सभी मैच के बारे में बात करूंगा। प्लीज़ आप लोग अगर इसी तरह के मेरे इमोशंस को जानना चाहते हो हर मैच के बारे में, आपकी तरह ही कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हो,
इनफैक्ट नहीं हूँ, मैं बस एक क्रिकेट का फैन हूँ, क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो सुनना तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है अभी, 2 या 3 सब्सक्राइबर होंगे, तो आप लोग प्लीज़ अगर उसे 50 या 100 सब्सक्राइबर कर दो तो मज़ा आ जाएगा। T20 वर्ल्ड कप कवर करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप लोग के पास ये वीडियो पहुंचती है तो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट। कुछ अगर आप लोग की सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एनीवे, देखते रहिए क्रिक टॉक विद मी।